5 मूर्ख भाई की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास बसा हुआ एक गांव था। छोटा मगर खुशहाल। इस गांव में हर कोई अपने काम में निपुण था। किसी के पास हरे भरे खेत थे, कोई बढ़ई था, कोई लुहार, तो कोई व्यापारी। पर इस गांव में 5 ऐसे भाई भी रहते थे जिनकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। इन भाइयों के नाम थे गोपाल, माधव, रघु, किशन और भीमा। वे सभी हट्टे कट्टे और दिखने में बहुत चालाक लगते थे, लेकिन उनके दिमाग में अक्ल नाम की कोई चीज नहीं थी। उनकी हरकतें इतनी हास्यास्पद थीं कि गांव वालों ने उन्हें 5 मूर्ख कहना शुरू कर दिया था। उनकी मूर्खता की वजह से गांव में हमेशा कोई न कोई मुसीबत खड़ी रहती। एक बार गांव के बुजुर्गों ने इन्हें एक गाड़ी में गेहूं भरकर बाजार भेजा, लेकिन भाइयों ने गाड़ी के पहियों को अनाज से लबालब भर दिया और अनाज को धक्का देकर ले जाने लगे। जब लोगों ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो गोपाल ने गर्व से जवाब दिया, हमने सुना है कि अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने इसे ऊंचाई पर रख दिया। ऐसी ही हजारों घटनाओं की वजह से गांव वाले उनसे तंग आ चुके थे। उन्हें डर था कि एक दिन इन 5 की मूर्खता पूरे गांव को किसी मुसीबत में डाल देगी। एक शाम गांव के चौपाल पर पंचायत बैठी। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, अब यह सहन नहीं होगा। अगर ये 5 अपनी मूर्खता को नहीं सुधारते तो हमें इन्हें गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। 5 भाई वहीं खड़े यह सब सुन रहे थे। गोपाल ने फुसफुसाकर कहा, भाइयों, लगता है हमें कोई बड़ी साजिश के तहत गांव से निकाला जा रहा है। हमें अपना हुनर साबित करना होगा। तभी एक बूढ़ी औरत धीमे स्वर में बोली, पर इन्हें सुधारने का एक तरीका है। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अगर ये 5 7 दिनों के भीतर अपनी अक्लमंदी साबित नहीं कर पाए तो इन्हें गांव छोड़ना होगा। अब 5 भाइयों के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वे अगले 7 दिनों में अपनी समझदारी साबित करें या हमेशा के लिए गांव से निकाल दिए जाएं। क्या वे अपनी मूर्खता को दूर कर पाएंगे या फिर उनकी हरकतें गांव वालों को और भी परेशान कर देंगी? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में कोई साजिश उनके खिलाफ रची जा रही थी? आगे जो हुआ वह इतना अजीब था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 5 भाई गांव की पंचायत से निकले तो उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ये पहली बार था जब किसी ने उनकी मूर्खता को चुनौती दी थी। अब उनके पास 7 दिन थे अपनी अक्लमंदी साबित करने के लिए, लेकिन समस्या यह थी कि उनके पास अक्ल नाम की कोई चीज थी ही नहीं। घर पहुंचकर गोपाल, जो खुद को सबसे चतुर मानता था, बोला, भाइयों, अगर हम सब मिलकर दिमाग लगाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। माधव, जो हमेशा उसकी हां में हां मिलाता था, सिर हिलाते हुए बोला, हां भाई, हमें अपने हुनर से गांव वालों को चौंका देना चाहिए। रघु ने ताली बजाकर कहा, तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हम किस काम में सबसे अच्छे हैं। किशन सोचते हुए बोला, हमारे पास ताकत तो बहुत है, पर अक्ल, वह तो पता नहीं कहां चली गई। भीमा, जो हमेशा खाने की चिंता में रहता था, बोल पड़ा, मुझे लगता है हमें सबसे पहले कुछ अच्छा खाना चाहिए ताकि हमारा दिमाग तेज चले। 5 भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया और गांव की सबसे बड़ी समस्या को हल करने का निश्चय किया। गांव के कुएं में गिरा पत्थर निकालना। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसमें एक बड़ा पत्थर गिर गया था। गांव के लोग कई दिनों से परेशान थे क्योंकि पानी निकालना मुश्किल हो गया था। पंचायत ने यह समस्या हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि कोई उसे निकाल नहीं पा रहा था। 5 भाई जब कुएं के पास पहुंचे तो गांव के लोग उन्हें अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। ये मूर्ख भाई कुछ भी कर सकते हैं, बस सही काम नहीं। एक आदमी फुसफुसाया। गोपाल ने सीना तानकर कहा, चिंता मत करो, हम इस पत्थर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं। फिर जो हुआ वह पूरे गांव के लिए एक नया तमाशा बन गया। गोपाल ने सोचा कि अगर कुएं में पानी बढ़ा दिया जाए तो पत्थर खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। भाइयों, हम कुएं में और पानी डालते हैं ताकि पत्थर ऊपर तैरने लगे। गोपाल ने आत्मविश्वास से कहा,
क्या यह सच में काम करेगा? माधव ने संदेह से पूछा। बिल्कुल, पानी में चीजें ऊपर आ जाती हैं। जैसे लकड़ी तैरती है, वैसे ही पत्थर भी तैरेगा, गोपाल ने गर्व से कहा। पांचों भाइयों ने गांव के सारे घड़े, बाल्टियां और यहां तक कि अपने घर की हांडी तक उठा ली और कुएं में पानी डालना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए, मगर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। गांव के लोग पहले हंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पांचों भाई सच में कुएं में पानी डालते जा रहे हैं, तो वे चिंतित हो गए। आखिरकार जब कुएं का पानी बाहर आने लगा और गांव की गलियां गीली हो गईं, तब एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्खों, पत्थर पानी में नहीं तैरता, वह डूबता है। भाइयों ने कुएं में झांका और देखा कि उनका पूरा परिश्रम बेकार चला गया था। पत्थर अपनी जगह जस का तस पड़ा था। गांव के लोग गुस्से में थे। पांचों भाइयों की पहली कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। अब उनके पास केवल 6 दिन बचे थे। क्या वे अगली बार कुछ समझदारी दिखा पाएंगे, या उनकी मूर्खता और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी? पहली कोशिश में असफल होने के बाद पांचों भाई निराश हो गए। लेकिन हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। गोपाल ने अपनी मूर्खता को एक बार फिर अक्लमंदी समझते हुए कहा, भाइयों, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा। माधव ने सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो भाई, मेहनत हमसे नहीं होगी, लेकिन चालाकी से काम निकाल सकते हैं। रघु ने आंखें घुमाकर कहा, हाँ, अगर हम गांव वालों को यह यकीन दिला दें कि हम समझदार हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किशन बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग हमारी तारीफ करें, बिना यह जाने कि हमने कुछ किया भी है या नहीं। भीमा, जो हमेशा खाने के बारे में सोचता था, बोला, और अगर हमें इससे कोई इनाम या स्वादिष्ट भोजन मिले तो और भी अच्छा। पांचों भाई अब मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, पांचों भाई गांव के मंदिर के पास गए और वहां एक बड़ा पत्थर रख दिया। फिर उन्होंने उसके चारों ओर फूल बिखेर दिए और मिट्टी से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, जिसने इस पत्थर को हटाया वह सबसे बुद्धिमान और बलवान कहलाएगा। अगली सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो पत्थर देखकर चौंक गए। ये पत्थर यहां कहां से आया? एक आदमी ने पूछा। जरूर यह कोई रहस्यमय बात है, दूसरा आदमी बोला। गोपाल और उसके भाई पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना चेहरा गंभीर बनाया और गोपाल ने जोर से कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह परीक्षा है। जो इसे हटा सकेगा वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी लोग बारी बारी से पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि कोई भी उसे हिला नहीं पाया। कुछ देर बाद जब सभी हार मान चुके थे, तब गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम पांचों इसे हटाएंगे। गांव वाले अब इन्हें देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि मूर्ख कहलाने वाले ये 5 भाई वाकई कोई कमाल कर सकते हैं या नहीं। पांचों भाई चुपचाप पत्थर के पास गए और उसे उठाने लगे। असल में उन्होंने इस पत्थर को पहले से ही ऐसे रखा था कि वह हल्का सा धक्का देने पर लुढ़क जाए। जैसे ही उन्होंने जोर लगाया, पत्थर नीचे ढलान की ओर लुढ़कता चला गया। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। वाह! पांचों ने मिलकर इसे हटा दिया। ये सच में कोई जादू था। लगता है ये सच में समझदार हो गए हैं। गांव वाले उनकी बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पांचों को ढेर सारी मिठाइयां, फल और उपहार दे दिए। पांचों भाई खुशी से झूम उठे। भीमा ने मिठाइयों पर झपट्टा मारते हुए कहा, देखा भाइयों, बिना मेहनत किए ही हम सबसे समझदार बन गए। गोपाल ने गर्व से कहा, यह होता है दिमाग। अब हमें बाकी 6 दिनों में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पांचों यह भूल गए थे कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। क्या गांव वालों को इनकी सच्चाई पता चलेगी, या पांचों भाई अपनी मूर्खता को चालाकी से छिपा पाएंगे? उनकी यह चाल उन्हें और ऊंचाई तक ले जाएगी या किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी? आगे जो हुआ वह और भी अजीब था। पांचों भाई अब खुद को गांव के सबसे चतुर इंसान मानने लगे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि गांव वालों ने उनकी तारीफ की थी और उन्हें मूर्ख नहीं कहा था।
लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह जादू हमेशा नहीं चलने वाला। 6 दिनों तक कोई और चालाकी नहीं करते तो गांव वालों को शक हो सकता था। गोपाल ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और फुसफुसाते हुए कहा, भाइयों, हमें हर दिन कोई नया कमाल करना होगा ताकि गांव वाले हमारी चतुराई पर शक न करें। माधव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे, बस दिमाग से खेलेंगे। रघु ने मुस्कुराकर कहा, अगर लोग मूर्खता में हमें पकड़ न पाए तो हम हमेशा चतुर ही कहलाएंगे। किशन ने अपनी मूंछें ऐंठते हुए कहा, चलो अब अगला खेल रचते हैं। भीमा ने कहा, पर यह खेल कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमें भरपेट खाना भी मिले। गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भूत का साया है। पांचों भाइयों ने इस डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, पांचों भाई सफेद चादरें ओढ़कर और कोयले से चेहरे काले करके उस पेड़ के पास गए। वे जोर जोर से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। ओह, गांव वालों, मैं इस पीपल के पेड़ का रक्षक हूं। अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हारे खेतों को सूखा दूंगा। अगली सुबह गांव के लोग वहां गए तो पेड़ के तने पर लाल रंग से लिखा देखा, भूत को प्रसाद चढ़ाओ, नहीं तो गांव पर संकट आएगा। गांव वालों में डर फैल गया। वे जल्दी से मंदिर से मिठाइयां, फल और अनाज लाकर पीपल के पेड़ के पास रखने लगे। पांचों भाई झाड़ियों में छिपकर देख रहे थे और खुशी से उनकी आंखें चमक रही थीं। रात होते ही जब गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए, पांचों भाई बाहर आए और प्रसाद के रूप में रखे गए सारे मिठाई, फल और अनाज उठाकर अपने घर ले गए। भीमा खुशी से बोला, वाह, ये तो मजेदार है, बिना मेहनत के इतना अच्छा खाना। गोपाल हंसते हुए बोला, अब हर दिन गांव वाले हमें खाना चढ़ाएंगे और हम मजे से खाएंगे। कुछ दिनों तक यह नाटक चलता रहा। गांव वाले भूत के डर से हर रात वहां भोग लगाते और पांचों भाई छिपकर वह सब उठा लाते। लेकिन चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं छिपती। एक दिन गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, बूढ़े पंडित रामदास जी ने यह सब देखा। उन्हें समझ में आ गया कि यहां कोई चालबाजी हो रही है। अगली रात उन्होंने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और सबको चुपचाप झाड़ियों में छिपा दिया। जैसे ही पांचों भाई भूत बनने आए और प्रसाद उठाने लगे, गांव वालों ने मशाल जलाकर चारों ओर से उन्हें घेर लिया। अरे, ये तो भूत नहीं, पांचों मूर्ख भाई हैं, गांव के एक आदमी ने चिल्लाया। गोपाल और उसके भाइयों की हालत खराब हो गई। वे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। पहले तुमने मूर्खता की, फिर चालाकी दिखाई और अब धोखा देकर गांव वालों को डराने लगे। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब पांचों भाई बुरी तरह फंस चुके थे। क्या वे कोई और चालबाजी करके बच निकलेंगे या इस बार उनकी मूर्खता का पर्दाफाश हो जाएगा? आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। गांव वाले गुस्से से पांचों भाइयों को घेर चुके थे। सबके चेहरे पर नाराजगी थी। पंडित रामदास जी आगे आए और बोले, पिछली बार तुमने पत्थर हटाकर अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन इस बार तुमने गांव को डराकर धोखा दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, इन पांचों को सबक सिखाने के लिए इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। पांचों भाइयों की हालत खराब हो गई। वे कभी इतना अपमान नहीं झेल पाए थे। गोपाल, जो सबसे ज्यादा चालाक था, जल्दी से कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि अगर वे गांव से निकाल दिए गए तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो वे कभी नहीं करना चाहते थे। उसने तुरंत एक नया बहाना गढ़ा। उसने गांव वालों के सामने रोनी सूरत बनाकर कहा, गांव वालों, हमें माफ कर दो। दरअसल हमें सपने में खुद भूत ने आकर कहा था कि अगर हम उसके लिए प्रसाद नहीं लाए तो वह गांव को बर्बाद कर देगा। हम तो बस गांव को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। माधव ने झट से सिर हिलाया। हाँ हाँ, भूत ने हमें आदेश दिया था। हम क्या करते? रघु ने तुरंत जोड़ दिया, अगर हमने यह न किया होता तो गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ अब भी शक में थे। एक और चालबाजी, महापुरुष बनने का नाटक। अब तक पांचों भाइयों को समझ आ चुका था कि उन्हें हमेशा अपनी मूर्खता को
चालाकी में बदलना होगा। उन्होंने एक और नया खेल खेला। रात में उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा सा मंच बनाया और उस पर सफेद कपड़े पहनकर बैठ गए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गोपाल गंभीर स्वर में बोला, हम अब साधु बन गए हैं। हमने अपनी मूर्खता को छोड़ दिया है और अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। रघु ने आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, जो भी हमारी बात मानेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। किशन ने गांव वालों की भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम आध्यात्मिक गुरु हैं और जो हमें भोजन और उपहार देगा उसे शांति मिलेगी। भीमा ने हड़बड़ाकर जोड़ा, और और जो हमें अच्छा खाना देगा वह सबसे ज्यादा पुण्य कमाएगा। गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या चालाकी काम आई। कुछ गांव वाले इस नए नाटक को देखकर हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वही मूर्ख 5 भाई हैं, ये कब से संत बन गए। दूसरे ने कहा, यह तो एक और चालबाजी लगती है। लेकिन कुछ भोले भाले लोग उनके झांसे में आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये सच में सुधर गए हैं। वे पांचों भाइयों को फल, मिठाइयां और भेंट देने लगे। गोपाल और उसके भाई मन ही मन खुश थे। वे सोच रहे थे कि अब बिना मेहनत के खाना मिलता रहेगा। लेकिन क्या गांव के सभी लोग इनकी इस नई चाल में फंसेंगे, या इस बार कोई इनके महाठग होने का भंडाफोड़ करेगा। आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। गांव वाले गुस्से से पांचों भाइयों को घेर चुके थे। सबके चेहरे पर नाराजगी थी। पंडित रामदास जी आगे आए और बोले, पिछली बार तुमने पत्थर हटाकर अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन इस बार तुमने गांव को डराकर धोखा दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा, इन पांचों को सबक सिखाने के लिए इन्हें गांव से निकाल देना चाहिए। गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। पांचों भाइयों की हालत खराब हो गई। वे कभी इतना अपमान नहीं झेल पाए थे। गोपाल, जो सबसे ज्यादा चालाक था, जल्दी से कुछ सोचने लगा। वह जानता था कि अगर वे गांव से निकाल दिए गए तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो वे कभी नहीं करना चाहते थे। उसने तुरंत एक नया बहाना गढ़ा। उसने गांव वालों के सामने रोनी सूरत बनाकर कहा, गांव वालों, हमें माफ कर दो। दरअसल हमें सपने में खुद भूत ने आकर कहा था कि अगर हम उसके लिए प्रसाद नहीं लाए तो वह गांव को बर्बाद कर देगा। हम तो बस गांव को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। माधव ने झट से सिर हिलाया। हाँ हाँ, भूत ने हमें आदेश दिया था, हम क्या करते। रघु ने तुरंत जोड़ दिया, अगर हमने यह न किया होता तो गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ अब भी शक में थे। अब तक पांचों भाइयों को समझ आ चुका था कि उन्हें हमेशा अपनी मूर्खता को चालाकी में बदलना होगा। उन्होंने एक और नया खेल खेला। रात में उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा सा मंच बनाया और उस पर सफेद कपड़े पहनकर बैठ गए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो गोपाल गंभीर स्वर में बोला, हम अब साधु बन गए हैं। हमने अपनी मूर्खता को छोड़ दिया है और अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। रघु ने आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, जो भी हमारी बात मानेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। किशन ने गांव वालों की भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम आध्यात्मिक गुरु हैं और जो हमें भोजन और उपहार देगा उसे शांति मिलेगी। भीमा ने हड़बड़ाकर जोड़ा, और जो हमें अच्छा खाना देगा वह सबसे ज्यादा पुण्य कमाएगा। कुछ गांव वाले इस नए नाटक को देखकर हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वही मूर्ख 5 भाई हैं, ये कब से संत बन गए। दूसरे ने कहा, ये तो एक और चालबाजी लगती है। लेकिन कुछ भोले भाले लोग उनके झांसे में आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद ये सच में सुधर गए हैं। वे पांचों भाइयों को फल, मिठाइयां और भेंट देने लगे। गोपाल और उसके भाई मन ही मन खुश थे। वे सोच रहे थे कि अब बिना मेहनत के खाना मिलता रहेगा। लेकिन क्या गांव के सभी लोग इनकी इस नई चाल में फंसेंगे, या इस बार कोई इनके महाठग होने का भंडाफोड़ करेगा। आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। पांचों भाई अब गांव के महापुरुष बन चुके थे। वे आराम से बैठकर गांव वालों से दान और भोजन लेते और मजे में दिन बिताते। लेकिन उनकी चालबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। एक दिन गांव के एक होशियार युवक
श्याम ने इनकी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। उसने रात को छिपकर देखा कि कैसे पांचों भाई लोगों से मिले भोग को आपस में बांटकर ठहाके लगा रहे थे और अपनी ही मूर्खता पर हंस रहे थे। अगली सुबह जब पांचों भाई गांव वालों से दान ले रहे थे, श्याम ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, ये कोई संत नहीं, बल्कि वही पांच मूर्ख भाई हैं जो हमें लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। फिर उसने सबको बताया कि कैसे उन्होंने पहले पत्थर हटाने की चाल चली, फिर भूत का नाटक किया और अब संत बनकर लोगों से दान बटोर रहे हैं। गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। वे समझ गए कि पांचों भाई सिर्फ चालाकी कर रहे थे, लेकिन असल में वे मूर्ख ही थे। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, अब तुम लोगों को अपनी मूर्खता की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अब अपने पेट भरने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। गांव वालों ने पांचों भाइयों को खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। पहली बार उन्हें बिना किसी चालबाजी के मेहनत करनी पड़ी। गोपाल, जो खुद को सबसे चतुर मानता था, जल्दी ही समझ गया कि असली बुद्धिमानी मेहनत और ईमानदारी में है, न कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में। माधव ने कहा, भाइयों, अगर हम अपनी चतुराई को अच्छे कामों में लगाते तो हम सच में गांव के सबसे सम्मानित लोग बन सकते थे। रघु ने सिर झुकाकर कहा, अब हम समझ गए कि चालबाजी और स्वार्थीपन से कुछ नहीं मिलता, बल्कि ईमानदारी और मेहनत ही असली रास्ता है। किशन ने कहा, हमें गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए और सही मायनों में समझदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। भीमा, जो हमेशा खाने के बारे में सोचता था, बोला, अब मुझे समझ आ गया कि बिना मेहनत के मिला खाना कभी सुख नहीं देता। पांचों भाई अब सच में बदल चुके थे। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और तय किया कि वे अब अपनी मूर्खता को दूर करके समझदारी से जीवन बिताएंगे। चालाकी और धोखेबाजी से सफलता नहीं मिलती, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन सफल होता है। अगर मूर्खता से भी सीख ली जाए तो वह समझदारी में बदल सकती है। दूसरों को धोखा देने की बजाय अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। पांचों भाइयों ने अपनी मूर्खता को समझदारी में बदल दिया। अब वे गांव के लिए अच्छे काम करने लगे और सच में सम्मान पाने लगे। अब गांव में पांच मूर्ख भाई नहीं, बल्कि पांच मेहनती और समझदार भाई थे।